नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो में हम आपके लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हो तो संस्कृत आपका निकल जाएगा, संस्कृत में आपका मैया पार लग जाएगा, संस्कृत में किसी का क्रॉस नहीं लगेगा। तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चन को बस याद कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब लोग, ताकि इसका अगला वीडियो भी आपको मिल सके, ठीक है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, मंगलम पाठ के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास, ठीक है। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। आप लोग चिंता मत करना, ऑप्शन को देखोगे टिक लगा दोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो दूसरा का आंसर होगा बच्चा सब सी नंबर होगा, उपनिषद से संकलित है। दूसरा का आंसर क्या होगा, सी नंबर। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है। अच्छे से याद कर लेना, सब क्वेश्चन में गेस किया हूँ, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो दूसरा का आंसर सी होगा, तो मैं नीचे आपको आंसर भी दे दिया हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को पीडीएफ की जरूरत हो, यानी कि वो बार बार भूल जाता है, तो हमारे ग्रुप के पैड की मदद से ले सकता है। अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप पैड में नहीं जुड़े हैं तो पूरे एक साल के लिए आप हमारे ग्रुप पैड में जुड़ जाइए। मात्र 299 रुपये में आपको वहाँ पर संस्कृत ही नहीं, मैथ, संस्कृत, ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव मैथ का वीडियो, जो मैथ में कमजोर है उनके लिए वहाँ पर मैथ का वीडियो मिलेगा, मैथ में मजबूती आपको मिलेगा बनाने के लिए उस ग्रुप पैड की मदद से। तो मात्र 299 पे हम पूरे एक साल के लिए आप हमारे साथ ग्रुप पैड में जुड़ सकते हैं। ग्रुप पैड में जुड़ने के लिए मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ 969377949407। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको जोड़ देंगे और आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट आप किसी से भी माध्यम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपका आता है 3 नंबर प्रश्न का आता है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के लेखक कौन है। ये जो पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है, उस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है दामोदर गुप्त। याद रखना, दामोदर गुप्त पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के लेखक है, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर आपका प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप लोग बाबू टिक लगाना कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के जो लेखक हैं यानी कि रचनाकार है वही लेखक या रचनाकार, तो टिक आप लोग लगाना। ऑप्शन नंबर बी पंडिता क्षमा राव, ठीक है, पंडिता क्षमा राव, आंसर बी नंबर पर टिक लगाना। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका शंकर चरितम किसकी रचना है। शंकर चरितम किसकी रचना है, तो 5 का आंसर होगा बी नंबर, इसका भी वही होगा पंडिता क्षमा राव। शंकर चरितम के रचनाकार पंडित क्षमा राव ही है और संस्कृत लेखिका पाठ के रचनाकार भी यही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आएगा, उसका भी आंसर पंडिता क्षमा राव ही होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख सकते हैं, सत्याग्रही गीता के रचनाकार कौन है, तो इसका भी आंसर वही होगा पंडिता क्षमा राव। इसका भी आंसर क्या होगा, बी नंबर वाला ही होगा, क्योंकि सत्याग्रही गीता शंकर चरितम इन दोनों के रचनाकार पंडिता क्षमा राव जी है, ठीक है। याद रखना, एक बात आप लोग याद रखना, जो आपका ये संस्कृत सब्जेक्ट है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 100 में से दोस्तों 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक से पूछेगा। जो मैं बता रहा हूँ इसी में से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संधि समास इन सभी को मिलाकर संस्कृत सहचर से ले लेगा, इन सभी से मिलाकर 55 पूछेगा। तो बहुत ईजी है इस 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना, क्योंकि संस्कृत सहचर बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ये जो मैं बता रहा हूँ ना वहाँ से आप 45 नंबर ले सकते हो और बाकी का 55 नंबर मैं उसका भी मैं तैयारी आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। आप लोग चिंता मत करो, लेकिन इस वाले वीडियो को जरूर देखना, ये बहुत ज़्यादा खास वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं ग्रुप पैड में भेज दिया हूँ, जो लोग ग्रुप पैड में है वो लोग जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है अलस कथा के रचनाकार कौन है। अलस कथा के रचनाकार कौन है, जो अलस कथा पाठ है जिसमें 4 अलसियों के बारे में बात किया गया है, तो उस अलस कथा पाठ के जो मतलब रचनाकार है यानी कि उस लेखक है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विद्यापति नाम है जी। आंसर देख लो, ए नंबर वाला होगा विद्यापति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर प्रश्न है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ये जो अलस कथा जो पाठ है उस पाठ में दोस्तों पुरुष परीक्षा से संकलित मतलब कि चर्चा किया गया है, कि किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा। याद रखना पुरुष परीक्षा, क्योंकि अलस कथा पाठ में 4 अलसियों के बारे में वर्णन किया गया है और उन 4 अलसियों का परीक्षा लिया जाता है, इसलिए पुरुष परीक्षा हम नाम रख दिए हैं, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, सबका मैं आंसर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो बच्चा सब आप लोग याद रखना, भारत महिमा पाठ के रचनाकार हैं डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा, आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा जो पाठ है वो किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, भगवत गीता, ये सब आप लोग पढ़े ना, शिव पुराण, विष्णु पुराण। आप सब थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, पढ़ लेना। तो विष्णु पुराण हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का जो पहला श्लोक है वो विष्णु पुराण से संकलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा विदुर नीति। क्या होगा? विदुर। ऑप्शन नंबर ए होगा विदुर होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा विदुर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका नाम रख दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे? विदुर नीति। विदुर नीति ही हम लोग टिक लगा देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना की थी? स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। आपको ऑप्शन में नीचे मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही में दिया गया, तो इसी पर आप लोग टिक लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उस पाठ के जो लेखक है उनका क्या नाम है? तो उस लेखक का नाम है महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि का तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, वाल्मीकि का नाम सब कोई जानता होगा। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? क्या आप बता सकते हैं मंदाकिनी वर्णम पाठ जो वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो थोड़ा दोस्तों ये रामायण से मिलता जुलता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा, मतलब इस सारे मतलब इसमें टॉपिक जो भी है वो सारे रामायण से मिलते जुलते हैं, ठीक है। क्योंकि रामायण किसने लिखा है आपको पता है ना? तो पता है तो आप लोग आसानी से बता दोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? वहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने बताया कि विद्यापति आपने किसका बताया? तो अलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति। तो यहाँ पर व्याघ्रपति कथा का लेखक पूछा गया है, तो हम लोग टिक लगाएंगे नारायण पंडित जो है ना वो व्याघ्रपति कथा के रचनाकार है। तो 16 का आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अब देखो व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? ये जो जिस ग्रंथ से संकलित है उसका नाम है हितोपदेश। आंसर ए नंबर पर टिक लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है जी? तो हम टिक लगाएंगे भास पर टिक लगाएंगे। किस पर? वेद व्यास पर नहीं बल्कि भास। ऑप्शन नंबर ए होगा भास जी होंगे, ठीक है। 18 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इस कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक जो थे वो थे भास। और इस लेखक ये जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो लगभग इन्हीं के नाम से मिलता जुलता होगा। देखो कर्णभार, ऑप्शन नंबर ए में दिया कर्णभार। तो कर्णभार यानी कि इसी से मिलता जुलता है, तो हम लोग टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 19 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर कि हमारी भारतीय भूमि कैसी है? ये जो हमारी भारतीय भूमि है वो कैसी है? तो आप लोग टिक लगाना विशालाकार, यानी कि बहुत बड़ा है। हमारी भारतीय भूमि बहुत बड़ा है, ठीक है। चलो यानी कि विशालाकार है, बहुत विशाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी महिमा सर्वत्र यानी कि हर जगह हर देश में गाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर वाला होगा भारत की जो महिमा है वो हर जगह गाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, आप ही बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसी भारत देश में देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत देश बहुत ही अच्छा देश है, ठीक है। आंसर टिक लगाना। अब देखो अगला क्वेश्चन किसके गीत देवता भी गाते हैं? देखो जी अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो याद रखना भारत का गीत देवता भी गाते हैं, यानी कि भारत जो हमारा देश है, भारतवर्ष जो हमारा देश है, इस देश के बारे में अच्छे चर्चे अच्छी बातें हमारे देवता लोग भी कहते हैं, यानी कि देवता भी इस देश का गुण गाते हैं, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए, तो भारत के दिल में। बच्चा सब याद रखना, भारत के दिल में, यानी कि जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हो रहा है उन सभी व्यक्तियों के अंदर भारत के प्रति लगाव होना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए, ठीक है, यही कहना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, पुराण कितने होते हैं। आप सभी ने तो पुराण पढ़े ही होंगे, तो पुराण कितने होते हैं, तो पुराण 18 होते हैं, 18। अब कौन कौन होते हैं नाम तो आपको ही बताना पड़ेगा, मैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबका नाम बताया हूँ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। देखो पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र माने तो पटना में क्या प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्र पटना कोई ना बोलते हैं, तो बताओ पटना में क्या प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो गोलघर, ऑप्शन कौन सा, गोलघर वहाँ पर प्रसिद्ध है पटना में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के किस नगर का वर्णन किया गया है। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना यानी कि पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि पाटलिपुत्र के बारे में वहाँ पर बताया गया है, चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। ये जो पाटलिपुत्र है वो किस प्रांत की राजधानी थी, तो एक समय पाटलिपुत्र जो था ना वो बिहार राज्य की राजधानी था, लेकिन अभी भी दोस्तों पाटलिपुत्र नहीं है बल्कि पटना हो गया, उसका नाम अब पटना पड़ गया, तो बिहार की राजधानी पटना, ये तो सबको पता है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था, यानी कि किसके समय में पाटलीग्राम। पहले दोस्तों पटना को हम लोग पहले पटना शहर नहीं था, एक गांव था, यानी कि पाटली उसको ग्राम बोलते थे। पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र बना, फिर पाटलिपुत्र से वो पटना बन गया, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं 29 का आंसर, तो 29 का आंसर याद रखना मौर्य वंश के काल में, यानी कि मौर्य वंश यानी कि जो कुशवाहा लोग हैं ना उनके काल में, ठीक है, उनके काल में यह पाटलीग्राम स्थित था, ठीक है। बहुत मतलब कि अच्छा योगदान था मौर्य वंश का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा, यानी कि किस व्यक्ति ने कहा था कि आने वाले समय में ये जो पाटलीग्राम है यह एक छोटा सा गांव है, यह आने वाले समय में बहुत बड़ा होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये जो पाटलीग्राम है वो आने वाले समय में बहुत बड़ा शहर होगा, यानी कि उसने यह भी कहा था कि आने वाले समय में पाटलीग्राम बहुत बड़ा होगा लेकिन आग लगी झगड़ा इत्यादि से भयभीत रहेगा। तो देख लो आज पाटलीग्राम पटना बन गया जो बिहार राज्य का राजधानी हो गया है, और साथ में वहाँ पर दोस्तों आग लगी बाढ़ झगड़ा ये सब तो होता ही रहता है ना, ये तो आम बात थोड़ी नहीं, ये तो हर जगह होता है, लेकिन वो गांव एक बड़ा शहर में बदल गया है कि नहीं, यानी कि उनका कहा नाम बिल्कुल सही था हमारे बुद्ध का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है। तो यहाँ पर देखो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है। तो यहाँ पर हम लोग टिक लगाएंगे 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर पर, ठीक है, संस्कृत साहित्य में, ठीक है, इसका मतलब संस्कृत साहित्य में न मिलेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। अब देखो मैंने अभी बताया ना कि बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र नहीं बल्कि पाटलीग्राम था, और बुद्ध उसी समय बोले थे वो अपने समय में ही कि ये जो हमारा समय है इसमें पाटलीग्राम है इस गांव का नाम, तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा नगर बनेगा, यानी पाटलिपुत्र फिर पटना बना, ठीक है, तो याद रखना। अब अगला क्वेश्चन आपका यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज नामक व्यक्ति ने, ठीक है, मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर वाला, ठीक है, क्या होगा डी नंबर वाला होगा ऑप्शन। अब देखो अगला क्वेश्चन है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 34 का सी नंबर होगा पाटलिपुत्र जी, पाटलिपुत्र होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, यानी कि परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। यहाँ पर 35 यानी कि इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर को, यानी कि ए नंबर वाला होगा पाटलिपुत्र नगर को, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है। देखो जी ये जो पटना है यानी कि पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर भी है, और कभी कभी पूछता है कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर क्यों पड़ाता है, तो फूल से संबंधित है, आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव में बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पटना जिसको हम लोग पाटलिपुत्र बोलते हैं, यानी कि पाटलिपुत्र को हम लोग पटना बोलते हैं, तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो आप लोग टिक लगाना सर 2500 वर्ष पुराना है, पटना का जो इतिहास है वो लगभग 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन पटना नगर की पालिका देवी कौन है। देखो पटना नगर की जो पालिका देवी है वो है पटन देवी, और आज भी वहाँ के पटन देवी के नाम से हम लोग पूछते हैं, ठीक है, आज भी पटन देवी प्रसिद्ध है पटना में पटन देवी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन, पटना का किस दिशा में गंगा नदी बहती है? गंगा नदी का नाम सुने ही होंगे, तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा जो है ना, उसी उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के ऊपर पटना का किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो देखो, गंगा नदी के ऊपर पटना में एक सेतु का निर्माण हुआ जिसका नाम है गांधी सेतु। जिसका नाम क्या है जी? गांधी सेतु नाम है, गांधी सेतु। देखो ऑप्शन में दिया होगा गांधी सेतु, ठीक, ऑप्शन में दिया होगा, नीचे देख लेते हैं। हाँ देखो, गांधी सेतु यहाँ पर दिया ना, गांधी सेतु, तो हमारा आंसर हो जाएगा गांधी सेतु। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर गांधी सेतु, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 41 नंबर, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु, यानी कि एशिया या फिर यूरोप। तो यहाँ पर आप लोग आंसर ठीक लगाना कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा और दीर्घतम सेतु कौन सा है? गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? एशिया, अमेरिका नहीं होगा, अफ्रीका नहीं, यूरोप, एशिया महादेश का, ठीक है। ये आंसर टिक लगाना, ठीक है। सभी बच्चे लोग अच्छे से आंसर टिक लगा लेना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ए नंबर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो बिहार की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार की राजधानी पटना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो हमारे जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में ही हुआ है। उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो पटना में ही हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु वही है गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना में हुआ है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो यहाँ पर 45 यानी कि 45 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य काल में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कुमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? कुमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था जी। आंसर याद रखना, बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो वो शरद ऋतु में, शरद ऋतु दिया है, शरद ऋतु यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया। तो कुमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? देखो जी, कूटनीतम काव्य कवि है दामोदर गुप्त, कहीं दिया है, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया, दामोदर गुप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर राजशेखर का पूछा जाए तो हो जाएगा काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन है आपका काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो आप लोग बता देना राजशेखर की। और कूटनीतम दामोदर गुप्त की, काव्य मीमांसा राजशेखर की। कितना आसान है। अब देखो अंतिम क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत का नाम था मेगास्थनीस। सब लोग याद रखना, आंसर होगा सी नंबर वाला। और आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं आधे घंटे बाद दूसरा वीडियो दे देता हूँ, ताकि उसमें भी 50 है तो 100 कंप्लीट हो जाए, और 100 में आसानी से आप 45 लड़ जाएगा, आप आसानी से 45 टिक लगा दोगे। और आपको एग्जाम में 100 में से 50 ही टिक लगाना है। तो 5 आप लोग संस्कृत, सहचर, संधि या फिर समास वगैरह से आप लोग टिक लगा लेना, सही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को 45 हम ऑब्जेक्टिव कन्फर्म करा देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी आधे घंटे बाद आपको मोबाइल पर नोटिस जाएगा उस वीडियो का, ठीक है। तो और सब लोग हमारे ग्रुप पेज में जुड़ जाना। शुरुआत में मैं आपको नंबर दिया था, ठीक है। और आप लोग अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से आप लोग अपना रिजल्ट बनाना, ठीक है। अगर आप लोग अभी 200-300 रुपया मतलब कि 300 रुपया देकर हमारे ग्रुप पेज में जुड़ रहे हो, अगर कोई बच्चा 299 रुपया देकर हमारे ग्रुप पेज में जुड़ रहा है तो समझता होगा कि हमारा पैसा बेकार चला जाएगा। नहीं, आप एग्ज़ाम देकर सरकार की तरफ से 10,000 का इनाम पा सकते हो। क्योंकि जिस बच्चे को उम्मीद नहीं होता है कि पता नहीं हम एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं, उस बच्चे को मैं फर्स्ट डिवीज़न ला कर सरकार की तरफ से 10,000 रुपया मैं उठाकर मैं दिलवा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मतलब कोशिश मत करना, मैं जो पढ़ाता हूँ उसी का तो लेता हूँ फी। ऐसा नहीं है कि आपसे मैं पैसा लूट रहा हूँ। अगर मंथली 299 रुपये लेता तो अलग बात रहा था, लेकिन मैं पूरे 1 साल के लिए 299 रुपये ले रहा हूँ, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का कोर्स, PDF सब कुछ आपको मिलेगा, आप समझ लो, ठीक है। यानी कि आप चाहो तो आप केवल मेरे ग्रुप के माध्यम से ही आप बोर्ड एग्जाम में पढ़कर 450+ नंबर ला सकते हो। और ऊपर से आपको ऐप पर भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाना। मोबाइल नंबर ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया था, एक बार फिर से मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। और इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप SMS कर देना कि सर हमको ग्रुप पेड में जुड़ना है, मैं पेमेंट कर देता हूँ, आप जोड़ दीजिए, तो मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलो।